Assalamu alaikum. And a very good morning to all Good of morning. you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. कहाँ थी आप, मुझे बताएं। मैं तो हूँ, लोग देख रहे हैं। हाँ जी, बस आप कहाँ गायब थी? थोड़ी सी मसरूफियात इधर उधर चल रही थी। मुझे था कि मैं इस साल मैंने बेटी से मिलना है। अच्छा। और फिर बेटी से मिलना है तो फिर वीज़ा चीज़ें, इंटरव्यूज़, बायोमेट्रिक्स, ये तो बहुत सारे मसाइल चीज़ें होती हैं और फिर उसमें ज़रा टाइमिंग्स वगैरह भी होती हैं, तो थोड़े से इस तरह के मसले मसाइल थे। वैसे आजकल मैं कर रही हूँ टेलीफिल्म कर रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। और आप बताएं सब्जेक्ट क्या होगा? क्या हो सकता है? शादी। हमारा तो मसला एक है ना। तो आपने साइन कर ली फिर आपने? आप क्यों, आप कहती है कि मैं कोई और सब्जेक्ट होगा तो साइन नहीं, चलो कॉमेडी है, कॉमेडी में जरा समझ आती है, बिल्कुल समझ आती है। लेकिन एक मसला भी है ना हमारी सोसाइटी में। चले यंगस्टर्स की शादी का, बड़ों की शादियां भी, जिनको कहते हैं उम्र निकल रही है और रिश्ते क्यों नहीं पसंद के आ रहे, और ये, और फिर उसके बाद ये कि जब आप रिश्ते आते हैं तो उनमें से बहुत सारे अपना इतराज़ात, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो फिर इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर है। तो आप यानी उस खड़ूस किस्म की खातून बनी है जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं और वो जल कट के जो है ना बातें करती हैं, हर बात का जवाब वो जो है ना गुस्से में देती है। हाँ, उसको मसला होता है कि भी जो रिश्ता है उस लड़के के ना, वो बाल कम ना हो, जरा सर का मतलब बाल सर फुल हो, और फिर एक्चुअली होती भी शादी उससे है कि जिसका यही मसला है। यही मसला। ओए ओए बिगों वाले आते होंगे और जो आखिर मजे का। देखिए ईद पे लाइट ह्यूमर, इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं और बड़ी अच्छी हमारी शानदार टेलीफिल्म्स आती हैं। जबरदस्त। और हमारा बड़ा अच्छा शो भी आएगा इंशाल्लाह, आप भी देखिएगा स्पेशल ईद पे। और आप देखिए, ये तो आप टेलीफिल्म कर रही हैं और मेरा लियारी भी भाई बेहतरीन मूवी बनी है लियारी के ऊपर, तो उसके बारे में भी आपको आज हमने बताना है ना। और हमारे साथ आयशा उमर होंगी, जो कि उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो भी प्ले कर रही हैं, प्रोड्यूसर्स में भी हैं, तो बहुत सारी अच्छी जरा अंदर की स्टोरीज जो है ना एक्सक्लूसिव हमें बताएंगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ भी, और पहले आपको जरा सी टॉप स्टोरीज बताए थे। यूएस प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं और वहाँ बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, तबादला ख्याल हुआ है, और यूएस प्रेसिडेंट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि वो मदद करने को तैयार हैं ईरान और यूएस के मामले का कोई हल निकालने के लिए, वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होता हम देखना चाहते हैं। ये चीनी सदर की तरफ से बयान आया है सामने, डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं। अच्छा, और एक और चीज़ उन्होंने कहा, वाज़ेह कर दी ये बात चीनी क़यादत ने कि हम ईरान से तेल लेते हैं और बड़ी मिक़दार में लेते हैं और हम ये लेते रहना चाहते हैं। तो एक गलतफहमी किसी भी किस्म की ना हो यूएस प्रेसिडेंट के ज़हन में कि वो इसको कंट्रोल करेंगे कि कौन कितना तेल लेगा। और ईरान ने उनके ऊपर कोई बंदिश भी नहीं लगाई हुई, बहुत आराम से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर सकते हैं इनके जहाज। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी चीजें अच्छा, मुझे लग रहा था जैसे वो मतलब थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं हमारे बड़े अच्छे तल्कात हैं। हाँ। प्रेसिडेंट ट्रंप का लग रहा था कि बहुत ही अच्छे तल्कात हैं, इनका तो कोई आपस में कभी मसला हुआ ही नहीं। टैरिफ पे फिलहाल अभी तक बात नहीं हुई, जो मैं जिसका इंतजार कर। अच्छा, और उन्होंने देखना वो सही, उन्होंने ये भी बात की कि हम यूएस अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। तो ग्रेट बनाने का मकसद ये है कि हम शराकतदारी चाहते हैं चाइना के साथ। इसमें चाइना के साथ कोई लड़ाई हमारी नहीं है, यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं। अमेरिका को ग्रेट देखने का मतलब यह है कि कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के साथ चाइना के साथ दो बड़ी ताकत है, तो मिलकर हम चलना चाहते हैं। इलॉन मस्क भी इस सिलसिले में आए हैं और डेलीगेशन में और भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बिजनेस टाइज को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इलॉन मस्क बड़े खुश नजर आ रहे थे वहां पर, है ना, बड़े हैप्पी थे, पिक्चर्स वगैरह, फोन्स वगैरह भी नहीं वहां चार्ज किए ना, यूज किए। ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि इनको क्या थ्रेट था, इतने मतलब आप ये खुद इतने मास्टर यूएस वाले, लेकिन चाइना के पास ऐसा क्या है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि उनको डर लगा कि हमारी इन्फो जो है हैक ना हो जाए, तो फोन अपने उन्होंने फोन चार्ज नहीं किए, अपने डिवाइस नहीं, और वो डिवाइसेस और गैजेट्स लेके भी नहीं गए। हाँ, बड़े बेसिक से लेके गए वो। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि क्या डर था, क्या हो सकता था, और ये रियलाइजेशन हुई कि देखें ये जो फोन्स हैं, चीजें, इससे डेटा आपका चोरी हो सकता है। They are not safe। अच्छा, और बनाया भी इन्होंने ये सिस्टम है, इनके एप्स वगैरह सारे जो है ना गड़बड़ चोरी हो जाते हैं। लैपटॉप्स वगैरह भी अपने साथ नहीं लेके गए। अच्छा, फिर जो डिवाइसेस थी उनको चार्ज करते हुए भी डर रहे थे, घबरा रहे थे कि ये चार्ज, अच्छा क्या चार्ज करके लाए होंगे 4-5 फोन। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है ना ये, है ना, यूनिक, इंटरेस्टिंग, वाकई डर भी लग रहा है। और एक और चीज ये है कि सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में यानी सऊदिया से जो बयान आता है ना, उसको बड़ी तवज्जो से देखा जाता है और बड़ा सीरियस उसको लिया जाता है। तो सऊदिया की तरफ से ये बयान आया है, उनकी क़यादत की तरफ से, कि ठीक है आगे चल के ये मामला हल हो जाएगा, यूएस और ईरान का मामला, लेकिन वो आगे जो फ्यूचर देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मुआहदा करना पड़ेगा मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनके दरमियान,
क्योंकि ईरान चाहे कमजोर हो गया है लेकिन वो मजीद मजबूत और वो एक एक्सट्रीमिस्ट, वो कह रहे हैं कि सोच इस किस्म की आएगी कि हमें उससे डील करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में यूएस की ट्रूप्स भी यहाँ पर नहीं होंगे, यूएस की सपोर्ट भी नहीं होगी, तो आगे मंजरनामा जो बन रहा है उसमें मिडल ईस्ट को मिलकर कोई मुआहिदा करना पड़ेगा। और जो मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं तो यूएई इज नॉट ऑन बोर्ड जी, तो वो एक बहुत बड़ा मसला और परेशानी की बात है। और फिर ये कि वहाँ इजराइल से अगर खबर आती है कि इनकी उनसे मुलाकात यूएई से हुई है नहीं, और जो कि वो नहीं मान रहे हैं, तो वो कह क्यों रहे हैं और बीच में क्या चल रहा है? दोस्ती तो है, अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन है, तो फिर देन व्हाई नॉट एक्सेप्ट इट? एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो क्या वजह है? और प्लीज वो क्यों ऑन बोर्ड नहीं है, मुझे नहीं और समझ नेतन्याहू के अपने ऑफिस से आती है खबर, यानी और वो डिनाई करता है यूएई एक्चुअली। तो इस पे तो उनको कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, इस पे तो उनको नाराज होना चाहिए इसराइल से। ये देखिए हमें समझ नहीं आ रही, मेरे ख्याल जो एक्सपर्ट है हमारे उनसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि क्या मामलात हैं, क्यों ऐसा है, तो फिर वो क्यों नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं ना, इस पे तो नाराजगी भी हो सकती है और क्यों नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे। तो हमें ज्वाइन किया है इस वक्त एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया साहब, आपका वीडियो ज़ेब आपका जी, सर थैंक यू। चाइना से शुरू करते चाइना से शुरू करें, बिल्कुल 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 इंपॉर्टेंट है जी। सर मुझे बताइए, चाइना के दौरे पर हैं यूएस प्रेसिडेंट और अपने ही तय वो अभी तक बयान दे रहे हैं कि चीन ये चाहता है कि मुआहिदा हो जाए, चीन ये चाहता है कि हम मिलकर काम करें। और लेकिन एक बात जो वाजे की है ना चाइना ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान के साथ बड़ी मिकदार में हम तेल लेते हैं और ये हम लेते रहेंगे। ये गलत फहमी ना हो कि आप इसको कंट्रोल जो और उनको जो रिसीव किया है प्रेसिडेंट का ना आना, वाइस प्रेसिडेंट को भेजना ट्रंप को रिसीव करने के लिए, ये कैसी एक अजीब सी बात है? इसका क्या इंप्रेशन पड़ता है जी? इसको हमें मेरा ख्याल है हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा कि पहले क्या होता है, ताकि हम बेहतर समझ पाएंगे कि ट्रेडिशनली क्या होता है और किसके सबसे ज़्यादा वार्म वेलकम किसका हुआ है और किसका ज़रा उन्होंने कोल्ड किस्म का किया है। हमें पीछे जाना पड़ेगा, जब 2009 में जो आज तक सबसे ज़्यादा वार्म वेलकम हुआ है वो 2009 में हुआ है, वो था ओबामा का। और जब वो लेके गए थे तशरीफ, तो बहुत ज़्यादा एक चाइना में एक एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट थी। और आप शायद हैरान होंगे कि यही जो शी प्रेसिडेंट है इस वक्त, इन्होंने रिसीव किया था लेकिन एज ए प्रेसिडेंट नहीं किया था, एज ए वाइस प्रेसिडेंट किया था। अच्छा, तो लेकिन तब भी वाइस प्रेसिडेंट ही गए थे जी, उस वक्त भी प्रेसिडेंट ये नहीं गए थे, कि पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, ये प्रेसिडेंट शी गए थे लेकिन ये उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे, डेजिग्नेट थे। ये पता था कि अगले सदर ये होंगे। पहली तो ये क्लैरिटी, और सबसे बॉम्ब ओबामा का आज तक हुआ है। ट्रम्प 2017 में गए थे, पहला जो ट्रिप किया था उन्होंने 2017 में, तकरीबन 9 साल पहले, कहते हैं ना दूसरे सदर है जो दोबारा जा रहे हैं, तो उस वक्त भी इनको रिसीव किया गया था वाइस प्रेसिडेंट। और आमतौर पर जब सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है एक टेनमेन स्क्वायर में दिया जाता है, और इनका एक परेड ग्राउंड है जहां पे अगर बहुत ज्यादा मिलिट्री परेड वगैरह या इस तरह की हो रही है तो वहां रिसीव किया जाता है। तो ट्रेडिशनली प्रेसिडेंट नहीं रिसीव करते। एक जगह बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया था, वो प्रेसिडेंट निक्सन थे, 1973 में गए थे, जब हेनरी किसिंजर 71 में यहाँ आए थे एज अ फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के, जब यहाँ पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने चीन का खुफिया दौरा किया था और मीडिया को बता दिया गया था कि हेनरी किसिंजर साहब की तबीयत ठीक नहीं है और वो मरी चले गए। वो एक्चुअली मरी नहीं गए थे, वो चाइना गए थे 1971 में, हमारी जंग से उन्होंने से कुछ अर्सा पहले। जब वो गए तो उन्होंने रास्ते हमवार किए, फिर 73 में निक्सन गए। निक्सन एक वाहिद शख्सियत है जिनको चू एन लाई ने रिसीव किया था, जो माओ तुंग के बाद सबसे बड़े लीडर थे। जी जी। उस वक्त ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड समझा गया था, क्योंकि जाहिर है उधर से प्रेसिडेंट निक्सन आ रहे थे और इतने अरसे बाद एक कोल्ड वॉर का पीक था, उस वक्त वो मेल्ट हुई बर्फ इनके दरमियान, और चू एन लाई गए थे, और ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल गिरा। तो आई थॉट प्रोटोकॉल की आपको मैं हिस्ट्री बता दूं कि आमतौर पर प्रेसिडेंट नहीं जाते उनके, एक बात ठीक है, तो आमतौर पर उनको पैलेस में या उनके परेड ग्राउंड में जहां पे भी हो, एक फॉर्मल सेरेमनी होती है, वहां रिसीव किया जाता है। लेकिन जिस तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इस दफा इन्होंने बात की है कि जरूर अपना वाइस प्रेसिडेंट भेजा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत बड़े बड़े लीडर भी जो इस खास तौर पर बिजनेसमैन इंक्लूडिंग एलन मस्क हैं, और जो आई मीडिया जो इनके चिप्स बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है उसके जो ओनर हैं, वो भी साथ गए हैं। लेकिन इन तमाम के तमाम को कोई गाड़ियां लहदा नहीं दी गई, उनको एयरपोर्ट की रेगुलर टर्मिनल बस में बिठा के एयरपोर्ट के टर्मिनल लाया गया। ये भी बड़ी एक्सचेंज बात थी। आमतौर पर हर एक को गाड़ियां दी जाती हैं जो इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता है, इंक्लूडिंग एलन मस्क हैं। इस दफा मेरा ख्याल ये है कि चीन ने ये रियलाइज किया है कि हम ट्रेडिशनली आपको सुपर पावर समझ के, और हम अपने आप को एक राइजिंग पावर समझते हुए, इकोनॉमिक पावर,
इस्तेमाल करते रहे हैं। सही। तो अब चीन ने न्यू फाउंड रियलिज्म ये देखा है, खास तौर पर ईरान जंग को थोड़ी देर निकाल भी दें तो ईरान ने ये समझा है कि आप सुपर पावर हैं, मिलिटरीली हैं और अदरवाइज हैं, डिप्लोमेटिकली हैं, लेकिन हम भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुके हैं बगैर जंग लड़े हुए। तो आई थिंक ये न्यू फाउंड चाइना ने एक पोस्चरिंग भी की है, एक जेस्चर भी किया है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा बार्गेन अभी भी इनको आपस में जरूरत है और चाइना ने इस दफा ऑलमोस्ट इक्वल टर्म पे किया है। एक तरफ आपने नोट किया होगा कि चाइना चाहता है कि वो ये जो एआई चिप्स है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका उनको नहीं दे रहा, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है खास तौर पर एआई फील्ड की आईटी सेक्टर में और जो सिम्स होती हैं स्पेशलाइज्ड, वो चाइना से वो चाहता है, चाइना चाहता है कि वो हमें मिले अमेरिका से। उस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है और जब से चाइना ने वो खरीदनी शुरू की है, वो जो कंपनी है सबसे बड़ी एनवीडिया, वो उसके थोड़े शेयर तो गिरे हैं लेकिन वो अभी भी बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने बाइकआउट कर दिया था चाइना ने कि ठीक है हम लेंगे ही नहीं अगर आप हमें ये वाली चिप्स नहीं देंगे, क्योंकि वो रोबोट्स में, मिलिट्री वेपन्स में एक्यूरेसी में वो चिप्स इस्तेमाल होती हैं। अमेरिका ने ये समझा कि अगर ये चिप्स इनको दे दी जाएंगी तो ये हमसे भी आगे निकल जाएंगे क्योंकि इनके पास मिलिट्री हार्डवेयर इनके पास है। एक और चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, 90% जो दुनिया का रेयर अर्थ मिनरल है उनकी रिफाइनमेंट 95% चीन के पास है और ये वो हैं जो चिप में इस्तेमाल होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल, और वेपनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप जरा विजुलाइज करें कि अमेरिका को ये पता है कि अगर मैंने ये चिप्स या जो सॉफ्टवेयर है या सिम समझ ले दे दी किसी चीज की, मटेरियल पहले इनके पास 90% रिफाइनमेंट रेयर अर्थ इनके पास है, टेक्नोलॉजी इनके पास है, रोबोट्स में बहुत आगे हैं चीनी। तो ये अगर मैंने ये चिप्स भी दे दी जो बेसिकली ब्रेन है, तो ब्रेन मैंने दे दिया तो मटेरियल तो इनके पास पहले ही बहुत है। तो आई थिंक एक तरफ चीन की ये इंटरेस्ट है। हाँ, अमेरिका की इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका की से इंटरेस्ट चीन की रेसिप्रोकेशन में वो कहते हैं कि तकरीबन 150 किलोमीटर ऑफ कोस्ट उनके ताइवान है। ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त टेक्नोलॉजी और ये जो चिप्स और इस तरह की चीजें वो 60% दुनिया का वो बनाता है। अच्छा। अब वो चाहता है अमेरिका से चाइना कि आप इसको ले ऑफ करें, इसको इतना बिजनेस ना दें। आपने $11 बिलियन की मिलिट्री की एड अनाउंस की है ताइवान के लिए, वो जाहिर है हमारे खिलाफ खड़े होना चाहते हैं उठ के। तो ये मैंने कहा आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि ये दोनों में पुश एंड पुल ये चल रहा है बुनियादी तौर पर। और इसीलिए उन्होंने इग्नोर भी किया ना सवाल के लिए ताइवान के ऊपर बात नहीं होगी, तो उनका मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बात होगी ताइवान पे। हाँ नहीं, वो डायरेक्ट चीन ने तो नहीं, चीन की तरफ से जो बयानात हैं वो वाजे कर दिया कि वन चाइना, और वो हम ताइवान के मामले में तो बात भी इवन तो ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि उन्होंने आगे बात करनी है। तो क्या उन्होंने बात करनी थी जो उन्होंने पहले स्नप कर दिया कि हमने इस पे बात ही नहीं करनी? जी, वो इस वक्त उसको देखिए, अमेरिका के बारे में चीन को कमजोरी पता है कि इस वक्त जो अमेरिका स्टक है बुनियादी तौर पे ईरान जंग की वजह से, और उनको पता है कि उनको हमारी मदद चाहिए और ये वो शायद पॉसिबली बार्गेन करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी ईरान के मसले पर मदद करें तो फिर आप चाइना की जो पॉलिसी है ताइवान पे उससे ले ऑफ करें। तो विन विन सिचुएशन चाहते हैं कि अगर आप इधर अमन चाहते हैं तो फिर इसको छोड़ें, अपना क्लेम, इनको सपोर्ट करना बंद करें ताकि हम इसको वापस अपने साथ जो बना हुआ है, और आप मिलिट्री सारी दुनिया सपोर्ट कर रही है ताइवान को उनके खिलाफ। और दिलचस्प बात यह है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे मैंने बताया इनवीडिया के चेयरमैन बुनियादी तौर पर वो खुद ताइवानीज है और वो अमेरिका सेटल्ड है और वो अमेरिकन है जो साथ आए हैं। यानी कि जो सबसे दुनिया में चिप बनाने वाला और ये माइक्रोचिप्स बनाने वाला जो इंसान है वो ताइवानी है, अमेरिकन ताइवानी है, और वो साथ आया है। वो चाहता है कि मुझे बिजनेस करने दिया जाए चाइना के साथ क्योंकि उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन एज अ पॉलिसी अमेरिका ने सर ये तो दो तरफा ताल्लुकात की बात हो गई ना, और इसमें बिजनेस सारी चीजें हो गई। ये ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जरा अब थोड़ा सा अपना तज्जिया दीजिए ना कि वो मामला किस तरफ जाएंगे। देखिए, ईरान का इस वक्त तक एक जगह ईरान को थोड़ा सा जिसको कहते हैं शॉक लगा है। वो शॉक ये लगा है कि अभी कुछ दिन पहले एक ये रेजोल्यूशन पास किया गया है एक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ईरान के खिलाफ कि हम पावर के जरिए इसको खोलना चाहिए। दुनिया का ट्रेड रुका हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले चाइना और रशिया ने वीटो कर दिया था उसको। जो ईरान को थोड़ी सी इस वक्त सेटबैक लगा है वो ये है कि अभी वो रेजोल्यूशन पास हो गया है और रशिया ने और चाइना ने उसको नहीं किया वीटो, और ये 2 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट के विजिट से पहले ये हुआ है। जो ईरान है उसकी लीडरशिप इस तो बहुत कंसर्न है कि शायद हमारे साथ जिसको कहते हैं ना हाथ हो गया, कि हमने तो डिपेंड किया था चाइना और रशिया पर, खासतौर पर चाइना पर, और उसने वीटो नहीं इस दफा किया। अब मेरा ख्याल ये है, मेरा तज्जिया ये है कि वीटो शायद इन्होंने चाइनीज ने इसलिए नहीं किया कि हम अमेरिका को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफर कर दें
कि हमने वीटो नहीं किया, हमारी तरफ से गुडविल एक्सटेंडेड है, अगर आप हमारा हाथ पकड़ना चाहते हैं तो हम अपनी इंटरेस्ट के लिए ईरान का इंटरेस्ट थोड़ी लेट गो कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। जी तो जी सर, बिल्कुल। और सर ये ब्रीफली थोड़ा सा शुरू में हम बात कर रहे थे कि यूएई का डिनाई कर देना और इजराइल का एक्सेप्ट करना कि हमारी तो मुलाकात हुई है यूएई वालों से, तो वो क्यों डिनाई कर रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं? आपस में क्या कोई मसला हो गया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, इजराइल ने हमेशा ऐसा ही किया है, आपको बिल्कुल आपको चौक में लाके एम्बैरस कर देंगे। और वो करना क्यों चाह रहा है? वो ये समझ रहा है, मेरा भी मानना ये है कि विजिट ऐसा पॉसिबली हुआ होगा। और क्यों हुआ होगा? इसलिए हुआ होगा कि वो पहले से ही इजराइल चाह रहा है कि आइसोलेट किया जाए यूएई को जीसीसी के ममालिक से। पहले तो कर लिया उन्होंने, जीसीसी से वो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने छोड़ दी है। जब छोड़ दी है तो एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट जीसीसी के लिए हुई है और ये इनडायरेक्टली विक्ट्री बनती है नेतन्याहू की कि देखिए मैंने एक बंदा आपका तोड़ लिया, सादा लफ्जों में। जब वो तोड़ लिया तो फिर उसको और ज्यादा एम्बैरस करने के लिए कि अगर उसको रिव्यू ना कर रहे हैं, उसको दोबारा गुडविल ना क्रिएट कर रहे हैं, उसको साथ में इनको सारे इंडिकेटर जा रहे होते हैं मिस नादिया, इनको सारे इंडिकेटर जा रहे होते हैं कि यूएई को बहुत सारे मुल्क अप्रोच कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि अच्छा तुम वापस आ जाओ। वापस क्यों आ जाओ? क्योंकि यूएई अब अपनी मर्जी से तेल निकालेगा, अपनी मर्जी से रेट डिक्टेट करेगा, जिससे रेट ड्रॉप होएगा। उसकी वजह से वो चाहती हैं, जीसीसी चाहता है कि किसी तरीके से यूएई को वापस लाया जाए। लेकिन शायद लगा हो कि वो सोच रहे होंगे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने तो विजिट भी किया था ताकि डेफिसिट और कम हो ताकि यूएई को। सर मुख्तसरन ये भी बता दीजिए, जैसे आपने कहा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाइना ने ओपन रखी है कि भाई ठीक है हमसे बार्गेन करें, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर ये यानी मोहम्मद बिन सलमान की जो बात देखी जाए, सऊदी अरब की बात देखी जाए कि एक मुआहदा होना चाहिए मिडिल ईस्ट के दरमियान ताकि हम तो फ्यूचर में बचें। बिल्कुल, यूएस भी निकल जाएगा यहाँ से, That's the only way. I think that is the only way. तो इस पर आप जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप हम सारे बातें कर रहे हैं लॉजिक की, जिस तरह आप दोनों भी कह रहे हैं, मैं भी आपसे एग्री करूंगा कि मुआहदा होना चाहिए, क्योंकि एक न्यू फाउंड रियलिज्म मिडिल ईस्ट में और जीसीसी मालिक में जिन पर खास तौर पर बारी हुई है ईरान की तरफ से, वो रियलाइज तो डेफिनेटली कर रहे हैं। दो तरह से रियलाइज कर रहे हैं। एक, उन्होंने देख लिया कि इस इलाके में आप ईरान से बिगाड़ कर नहीं रह सकते, और दूसरा उन्होंने देख लिया कि जब ईरान बिगड़ा तो अमेरिका नहीं खड़ा था हमारे लिए, उसके तो अपने 11 बेसिस बंद हो गए, वो डिफेंड भी नहीं कर सका। तो आई थिंक ये न्यू फाउंड रियलिज्म तो आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आया कितनी ज्यादा ऑब्लिगेशन उनकी अमेरिका के साथ है, क्योंकि इन्होंने बॉन्डेज वहां खरीदी हुई हैं, क्रिप्टो मनी खरीदी हुई है, पेट्रो डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा कि ये अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस है उधर से कितनी इस्तात रखते हैं निकलने की, उस पर डिपेंडेंट होगा कि नहीं। लेकिन न्यू फाउंड रियलिज्म या थॉट प्रोसेस जैसा आपका है, आई एम श्योर मिडिल ईस्ट के लोगों ने भी और हुकूमतों ने रियलाइज किया होगा कि हमने टेक होम तो वाले कुछ नहीं है, कि एलिमेंट सिक्योरिटी अमेरिका नहीं दे सका और ईरान के होते हुए हम इनसे बिगाड़ के यहाँ रह नहीं सकेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये बिल्कुल सूरत हाल सभी एनालिसिस ऐसे ही चल रहा है ना, कि क्योंकि उनके कंसर्न भी अपनी जगह है ना सऊदी अरब के, कि आगे होगा क्या। बिल्कुल, लेकिन ये कि अभी आज अभी गपशप होनी है, बातें होनी है, अभी दौरा खत्म नहीं हुआ चीन और यूएस का, और लेट्स सी कि आज क्या बातें होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बात होनी है। मैं तो उसका इंतजार कर रही हूँ कि टैरिफ पे क्या बराबरी की ताकतें वैसे बात कर रही है, इसमें कोई डिक्टेशन नहीं हो पाएगी। मतलब बड़ा हिस्टोरिकल सा ये इवेंट है, सबकी दुनिया की नजरें इन पे हैं, और ये कि कोई भी चाइना अपनी कोई भी वीकनेस या ओवर इम्प्रेस होना, ऐसी कोई इंप्रेशन देना नहीं चाहता। वो बड़े कॉशियस अप्रोच ऐसी है कि दिखा भी रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, साथ में कह रहे हैं प्लीज हमको इम्प्रेस नहीं है आपसे बहुत ज्यादा, हम खुद एक सुपर पावर है, आगे बढ़ो। जो हिस्ट्री पर नजर रखते हैं या फिर करंट अफेयर्स, बड़ा मजे का ये दौरा है, जिससे बड़ी चीजें। कितनी अच्छी बात है जब आपके ऊपर ना कोई कर्जा हो, ना आपके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस हो, अच्छा आपका एक इंप्रेशन हो, आप तरक्की कर रहे हो, तो आप ये कि इक्वल फुटिंग पे दुनिया के किसी भी मुल्क से, किसी भी लीडर से मिल सकते हैं और अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड करते हैं। फिर आप एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और खबर तो खैर ऐसी है कि इसमें वेलकम बैक बनता नहीं है। हाँ, लेकिन बड़ी तशवीशनाक खबर है ये। बट अच्छी बात है कि आप जिक्र करते हैं, और मिनिस्टर्स जब जिक्र करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट बात पे, और उसके बाद हर कोई उस न्यूज़ को उठा के उस पर बात करता है, तो अच्छी बात है। बिल्कुल, जिक्र से आगे फिक्र भी होनी चाहिए, फिक्र से आगे इक़दाम भी होने चाहिए। तो खैर फेडरल मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, और उन्होंने ये बताया, इंकशाफ किया, और इससे पहले WHO की रिपोर्ट भी है 2025 की, और वो ये बताती है रिपोर्ट के 27 माएँ
उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी बिल्कुल, मैटरनल Daily, मोर्टेलिटी daily. का रेट इतना हाई Daily. है पाकिस्तान में। और मुस्तफ़ा कमाल ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हर साल, ये तो मैंने आपको डेली बताया, 27 माएँ, हर साल 11,000 माएँ उनकी डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। जी। तो आप मुझे बताएं कि कितना बड़ा इशू है। और 11,000 का दुनिया नंबर में ज़ुहैब हर 2 मिनट में एक माँ मर जाती है। मर जाती है। और बहुत सारे इसके रीजंस भी हैं, Reasons मेडिकल के रीजंस तो बहुत सारे हैं कि जी हेमरेजिंग हो गई, आपका जी मेल न्यूट्रिशन थी, ट्रॉमा था, ये बातें समझ आती है। लेकिन जो हमने अपने सामने देखा है वो ये उसका रीज़न था कि जी डॉक्टर नहीं आई। खुद भी एक्सपीरियंस मेडिकल इमरजेंसी हो गई प्रेगनेंसी में, खातून गई, डॉक्टर नहीं आई, डॉक्टर साहिबा रास्ते में हैं, डॉक्टर साहिबा छुट्टी पे हैं, डॉक्टर साहिबा सो रही हैं और फिर वो डॉक्टर नहीं पहुंची। और उसका कोई सब्स्टिट्यूट हॉस्पिटल नहीं, और बड़े हॉस्पिटल्स उसमें नहीं होता। बड़े हॉस्पिटल्स और फिर वो औरत सिसक के तड़प के जी। जान दे देती है। तो ये तो और उसके पेट में उसका बच्चा भी चला जाता है और फैमिली जो है बर्बाद हो जाती है। ये तो गुजर चुका है। और ये रीजन हमने देखा, आपने भी एक्सपीरियंस किया है मैंने। Same ठीक है, खैर मेरी वाइफ तो खैर अल्लाह ने जान बचाई, लेकिन यही हुआ कि एक बड़ा अस्पताल, जिसका नाम ज़ाहिर है नहीं लेना, बहुत बड़ा अस्पताल, और उसमें हम पहुंचे इमरजेंसी में, तो पता चला कि जी डॉक्टर साहिबा नहीं है। नहीं, अब डॉक्टर साहिबा नहीं है, इंतजार करते रहे, आप यकीन करें, बिलीव मी और नॉट, 1.5 घंटा डॉक्टर ही नहीं आए। और यही हुआ कि उस दौरान फिर ज़ाहिर है वो हार्ट बीट बच्चे की जाती रही। सोचे और गांव उसके में बाद क्या, बच्चे की death हो गई। गांव में, हाँ ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो है, ये बिल्कुल ऐसे वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये हम गांव में सोचें क्या हाल होता है, शहरों में तो अपना हम बता रहे हैं कि डॉक्टर ही नहीं होती। मेरे केस में डॉक्टर 14 घंटे गायब थी, हॉस्पिटल में थी, एक बार देखा फिर गायब। यानी कि रोस्टर नहीं, पर मुझे हैरत इस बात की होती है कि ये तो incredible. ये होना चाहिए कि ड्यूटी डॉक्टर वहां मौजूद रहेगी जब तक दूसरा उसको रिप्लेस नहीं करेगी, और यहाँ अजीब है कि जी चली गई। और इतने एक्सपेंसिव, ये देखें, ये है सारा प्रोसीजर। एक तो इतने आपके चेकअप्स हो रहे हैं और उसके बाद डिलीवरी के इतने चार्जेस, इतना हॉस्पिटल और डॉक्टर जो हैं चार्ज करते हैं, और उसके बाद आपकी डॉक्टर जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो वो वहाँ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन सारे वेरिएबल्स हैं, ये है, लेकिन जब आप गूगल करते हैं तो उसमें मेडिकल रीजंस को ज्यादा बताया जाता है। ये रीजन शायद उन्होंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मेडिकल रीजंस क्या हैं वो भी हम जरा उस पे अदीला बात करें। ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर अदीला, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइजन शाइन में। गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं कि ये 11,000 का नंबर, जी थैंक यू, 11,000 का नंबर है ये हर साल जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ्स हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, अलार्मिंग नंबर है। इसके बारे में क्या किया जा रहा है और आपका मुशाहिदा क्या कहता है? और वजूहात क्या है इसकी? देखिए, मुझे लगता है 11,000 भी अंडर रेटेड है। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है, तो जिस तरह की इमरजेंसीज हम देख रहे हैं वो तो बहुत ही कम होती हैं। कितने जैसे हॉस्पिटल्स जो बहुत ही ज़्यादा नेटिव एरिया लाइक बलूचिस्तान में, जहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आने का प्रॉब्लम है, जंगलों में मरीज़ हैं, तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अंडर रेटेड। इससे ज़्यादा ही डेथ बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ होती हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हॉस्पिटल में नाम लिखाना चाहिए, और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं अब दिन ब दिन बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, और उसकी बहुत सारी वजह मेल न्यूट्रिशन है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता वो पेशेंट नॉर्मल डिलीवर करेगी या उसका सिजेरियन होगा। अगर सिजेरियन होगा तो वो तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में ही होगा। दूसरा, ये जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको देख रही है, लाइक अगर वो डॉक्टर नहीं है, लाइक अगर वो कोई लेडी हेल्थ वर्कर है या मिडवाइफ है, ये सारे लोग भी वेल ट्रेंड होने चाहिए, और उनको ये पता होना चाहिए व्हेन टू रेफर द पेशेंट, जो कि काफ़ी उसकी अवेयरनेस लैक है। तो और जो दाइयाँ डिलीवर कर रही हैं उनको पता नहीं है कि कैसे डिलीवर करना है पेशेंट्स को, और किस टाइम पे टाइमली रेफर करना है। और मेल यूज़ ऑफ द ड्रग्स विच इज़ इंक्रीजिंग द पेन ऑफ द पेशेंट। लाइक हम जो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए, ऑगमेंटेशन के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, उसका इनजुडिशियस यूज़ करते हैं स्टाफ और ये जो दाइयाँ होती हैं। तो उसकी वजह से यूट्रस रप्चर हो जाता है, हैमरेज होता है जो प्रॉपरली टाइमली आइडेंटिफाई नहीं होता। हैमरेज के लिए तो हम कहते हैं गोल्डन 1 आवर, अगर आपने इसमें मैनेज नहीं किया तो मरीज़ का खून के तमाम खुलिये इस्तेमाल हो जाएंगे और मरीज़ DIC में चली जाएगी, और उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से झटके पड़ सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, और इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, और पेशेंट को जो है वो
अगर लंग्स में और अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता जी। है। अच्छा डॉक्टर और दिला, इसके जरा अलावा कैमरे में देखिएगा, थोड़ा सा नीचे, हाँ जी, दिस इज फाइन। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। थोड़ा सा जरा शहरों की तरफ भी आए। हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो एक हमने बड़ा रीज़न देखा, मेडिकल तो बिल्कुल अपने समझ में आता है, लेकिन ये कि बहुत दफ़ा हमने देखा है कि डॉक्टर्स नहीं पहुँचती। राब्ता कर रहा है हॉस्पिटल, ऑड आवर्स भी हो सकते हैं, कोई भी आवर्स होते हैं, तो डॉक्टर नहीं पहुंचती, घंटों और दिनों गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी डेथ्स होती हैं। तो ये क्या अरेंजमेंट है डॉक्टर्स का हॉस्पिटल के साथ, अपने पेशेंट के साथ क्या कमिटमेंट है, वो क्यों नहीं वक्त पे पहुंचती हैं? और ये बाकी दुनिया में तो मेरे ख्याल बहुत सारे ममालिक में तो ऐसा होता भी नहीं होगा, तो ये यहाँ क्यों होता है? जो ना पहुंचने की एक वजह ये होती है कि देयर शुड बी सब्स्टिट्यूट, राइट? यस, हर बंदा 24 आवर्स तो काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब जिस कंसल्टेंट के अंदर आप बुकड हैं, ज़रूरी नहीं है ये एक, क्योंकि बिकॉज जिस तरह सारे लोग ह्यूमंस हैं, इस तरह गायनाकोलॉजिस्ट ह्यूमन हैं, और उनका काम और उनकी कमिटमेंट और उनकी स्ट्रेस लेवल नॉर्मल डॉक्टर से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे आवर्स जो होते हैं वो ऑड वर्किंग आवर्स होते हैं। सही। सो जिस भी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं, उसमें ये इंश्योरेंस, ये अश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर आप नहीं पहुंचते फॉर सम रीज़न, लाइक आप कहीं बिजी हो या आप नहीं आ सके हो या रात का टाइम हो, तो देयर शुड बी एन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर अगर कोई रास्ते में फंस गया है या वो है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आना चाहिए जी, क्योंकि यही तरीका होता है। और एक और चीज़ मुझे बताइएगा डॉक्टर साहबा, ये तो खैर हम शहरों की बात, अब ये बात मतलब शहरों में हो रहा है, हैरानकुन है, लेकिन गांव देहात में जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद नहीं है, जहाँ पर आप देखें कि दवाइयाँ, सर दर्द की दवा नहीं मिलती जब आप कहीं जाते हैं, तो वहाँ कैसे ये देखभाल की जाएगी उन खवातीन की? वो सारे तो शहरों की तरफ रुख नहीं कर सकते, तो ये तो अर्बनाइजेशन कर दिया ना। जो लोग कराची के अंदर काम कर रहे हैं और जो रूरल एरियाज में चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपने ही, अब जैसे हमारा जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात करूं, तो मेरे तो एंसेस्टर्स भी कराची में रहे हैं ना, राइट? जो लोग इंटीरियर से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको अपने कंट्रीज, अपने शहरों को सर्व करना चाहिए, कि तो उसी से ये चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट को प्रोविज़न देना चाहिए सारी चीज़ों का। गवर्नमेंट ने हमारी क्यों प्रोविज़न नहीं दिया हुआ? क्यों पैराडॉल नहीं मिल रही है? क्यों ऑब्स्टेट्रिशियंस कम है हॉस्पिटल्स के अंदर? मेरा तो ये गवर्नमेंट से भी सवाल है। बिल्कुल सही। और आपके ख्याल में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ शहरों में होनी चाहिए? लोगों को क्या अवेयरनेस आप देना चाहेंगी कि जी ये रेट कम हो, और आपको लगता है कि जो है पेशेंट्स खुद भी, जो उनकी नेग्लिजेंस भी हो, वो क्या हो जाती है? हॉस्पिटल में देखें, अगर किसी वजह से डॉक्टर पहुंचता नहीं है तो उसकी अपने एंड पे भी मिस्टेक तो है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं पहुंच पा रही है, जैसे कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो मेरे पास हमेशा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। अगर पेशेंट आ गई है, फॉर इंस्टेंस आई एम अवे, तो मैं किसी भी डॉक्टर को जो मेरे लेवल की होगी, मैं उसको कॉल करूंगी टू टेक केयर ऑफ माई पेशेंट। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ एवरी हॉस्पिटल, सो दैट द पेशेंट केयर इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑलवेज, हमेशा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दिला जी। बिल्कुल। फिर उसमें देखिए मैल न्यूट्रिशन ने टर्म यूज़ की कि बहुत सारी जो खवातीन हैं उनको अच्छा खाने पीने को नहीं मिलता, पहले ही कमज़ोर होती हैं या पहले ही उनकी एक डिलीवरी हुई होती है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चा रेडी तैयार, और उसमें इतनी ताकत ही नहीं होती। और वो ये हम ड्रामे में भी हम देख रहे थे, तो उसमें माँ बाप रोके कि हाँ ये सिर्फ शबाना में कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे। इतनी कमज़ोर अगर माँ हो, वो कैसे किसी बच्चे को जो है पैदा करेगी? प्लीज़ ख्याल करें, एहसास करें कि ये कोई मशीन नहीं है, इंसान है, और ये बार बार बच्चे पैदा करने के लिए इसको एक आप मत रखें। और ये जो चौथे बच्चे के लिए माँ तैयार है, 3 बच्चे उसके हैं, उन बच्चों को भी खाना खिलाना है, वो अपने खुद खाएगी या उन बच्चों को खाना खिलाएगी? बिल्कुल। और वो बच्चे पालेगा कौन? एक तो फिर एक जरा पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ भी जरा सोचें। बेटे की चाहत में, फिर अगर एक बेटा हुआ है तो 2 बेटे की चाहत में, उसमें मशीन बना देते हैं औरत को, और उससे कोई पूछता नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कमजोरी, कि वो औरत इस काबिल ही नहीं हो सकती कि भाई वो आगे एक प्रेगनेंसी को जो है बेयर कर सके। पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी हम यकीनन बहुत जल्दी कोई ना कोई सेगमेंट करेंगे जरूर, हम करते भी आए। पहले भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जाइए, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हर तरफ जो है पिंकी मेमसा भी जो बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस, उनकी बातचीत, उनकी डिस्कशन ही चल रही है। जी।
और कमाल है सुहेब, उनके ऑडियो मैसेजेस भी जो उनके क्यों कह रही हूँ, उसके जो ऑडियो मैसेजेस हैं वो मतलब उसको कोई डर ही नहीं था, उसने रखे हुए थे फोन पे, अपने जानशीन भी बनाए हुए थे, कोई मजाक है, अपने जानशीन भी बनाए हुए थे, फियरलेस एंड शेमलेस कि मैं अगर ना हूँ तो फिर वो हमने कल बता दिया शो पे। अच्छा खैर, फिजिकल रिमांड पर रहेंगे पिंकी साहिबा, और इन्होंने ये एतराफ़ कर रही हैं, बड़े इंकशाफात कर रही हैं, यानी रिवील करती जा रही हैं रोज़ाना कुछ नई नई बातें। 20 मिलियन पर मंथ, यानी एक महीने में वो नारकोटिक ड्रग्स सप्लाई करती थी, ठीक है ना। अच्छा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब वो लाहौर भेजती थी, कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, तो वो इंटरसिटी बस सर्विस के जरिए वो इस नेटवर्क को इस्तेमाल करती थी। और फिर ये भी खबर आई कि राइडर्स के जरिए वो घरों तक ऑनलाइन, जो हमने बताया था पहले, और उसके आप मैसेज सुने कि मुझसे अगर राब्ता ना हो तो तुम राइडर को फोन करो डायरेक्ट। तो राइडर बड़ा ट्रेंड और सही ठीक ठाक प्रोफेशनल था। अच्छा, वो यूनिफॉर्म भी राइडर की ऐसी पहनाई हुई थी, जो एक राइडर है, ज़ाहिर है वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो काम करते हैं, और वो ऐसा नहीं है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उन्हीं की वर्दी पहनाकर अपने लोगों को और वो काम करवाती थी। खैर ये अलग जुर्म है। अच्छा जी, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी इससे बात की है, और सिंध के मजीद जो सीनियर वज़रा हैं उन सब ने बात की है। शर्जील इनाम मेमन ने ये कहा है कि मीडिया, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मीडिया ग्लोरीफाई ना करे उसको, बिल्कुल मीडिया को सेलिब्रिटी बना के पेश ना करे, क्योंकि ठीक है लैप्स हुआ है राहदारी में, जिस तरीके से उसको लेकर जा रहे थे, एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया है, हम अनअर्थ भी कर रहे हैं सिस्टम को। और जब वो नारकोटिक से मुताल्लिक़ कार्रवाइयाँ हो रही थी और उस वक्त वो जिम्मेदार थे इसके, तो इन्होंने कहा हमने पकड़ने की कोशिश की उसको, और नाम उन्होंने सुना इसका, पिंकी का, लेकिन उस वक्त कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अभी एक बड़ी कामयाबी मिली। जी, और उन्होंने कहा कि शी इज जस्ट अ क्रिमिनल। हाँ। और क्रिमिनल जो होता है, औरत मर्द क्या, क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, और उसको क्रिमिनल की तरह ही डील करें। बिल्कुल ऐसे, वैसे बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जीरो टॉलरेंस के बारे में बताया गया है कि इसलिए आएगा किसी को भी, और करार वाकई सजा मिलेगी, कानून के मुताबिक इनको जो है वो सजा मिलेगी, और कोई गलतफहमी में ना रहे कि बच के निकल जाए, यही मिलेगी जी। सब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मौसम को पता नहीं क्या हो गया जी, जिसका खतरा था वही सूरत हाल आ गई ना, जो हम बात करते हैं अपने शो पर भी, कि लैंडस्लाइडिंग का खतरा, फ्लडिंग का खतरा, ये सब कुछ हो रहा है। ये साल जो है एल नीनो का ईयर है, और इसमें जो है वेदर जो है बहुत एक्सट्रीम पे जाएगा, क्योंकि हमने बताई भी थी डिटेल कि जी पैसिफिक ओशन में जो पानी है वो शदीद गर्म होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर्स राइज करेंगे, और जो वेदर है ओवरऑल वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और एक्सट्रीम होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो NDMA ने बालाई इलाकों के लिए खतरनाक मौसमी अलर्ट जारी किया है, और अब कंट्री साइड, सवात और मुल्का इलाकों में आप देख रहे हैं लैंड स्लाइडिंग हो रही है, और वहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं, वहाँ की मकामी आबादी भी, सयाह जो पहुँचे हुए हैं वो भी परेशान हैं, इमदाद के भी मुंतज़िर हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है। पंजाब में आपने देखा ही हेल स्टॉर्म आया, वहाँ पर लाहौर की कुछ हम वीडियोस देख रहे थे, बहुत ही खौफनाक जो थे हेल स्टॉर्म, आपने ये बहुत ही खौफनाक था, कितनी होर्डिंग्स गिर गई। बिल्कुल ऐसे ही, और ये इसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब, मुख्तलिफ इलाकों में बताया जा रहा है कि आज से 16 मई तक फ्लैश फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया जा रहा है, और तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी होगी, और फ्लड की भी सूरत हाल बनेगी। अब इससे निमटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं NDMA की तरफ से, PDMA कितना अलर्ट है, और कितने रिसोर्सेज उनके पास मौजूद है, क्या उन इलाकों तक, मुतासिर इलाकों तक पहुँचे हैं या नहीं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब ने, जो कि DG हैं PMG, और मेट डिपार्टमेंट बाकायदा वाज़े तौर पर हमें बताएगा कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है आइंदा 1 से 2 हफ्तों के दौरान। अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर कहिएगा, ये अलर्ट तो जारी किया है NDMA ने, किस किस्म की सूरत हाल अब बन सकती है, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में? बहुत शुक्रिया। ये जो आपने अभी मौसम की सूरत हाल बताई है, जो कि NDMA ने जारी की है, तो मेरा ख्याल है इसके लिए तो NDMA ही बेहतर बता सकता है। जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 24/7 मॉनिटरिंग है, और उसमें जो हमारी असेसमेंट है उसके मुताबिक आज और कल तक ये वेदर जो अभी एक वेस्टर्ली वेव परसिस्ट कर रही है, ये चलेगी, और अभी भी क्लाउड्स जो हैं वो सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर मौजूद थे और बारिश भी हुई, ये अभी डिसिपेट होने जा रहे हैं। लेकिन आफ्टरनून में दोबारा जो है वो अपर सिंध और डेरा गाजी खान, डेरा इसमाइल खान
इन इलाकों में और इसके मुल्हिका इलाकों में दोबारा ये डेवलप होंगे और उससे बारिश और कहीं पे जलाबारी भी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, वहाँ पे क्लाउडीनेस होगी आज और कल, और इसके बाद जो है ये वेदर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले एक हफ्ते में दोबारा इस तरह का वेदर की अभी हमें प्रिकर्सर्स नहीं मिले। और जहाँ तक ताल्लुक है हीट वेव का और गर्म मौसम का, तो गर्म मौसम जो है वो सदर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में प्रिवेल करेगा। ये हॉट वेदर रहेगा, लेकिन एक जो बाकायदा से एक सेटिंग होती है एनवायरनमेंट की जिससे कि हीट वेव पैदा हो जाती है, उस हीट वेव की तरह की कोई शक्ल अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये है कि गर्मी और हब्स ज़रूर रहेगा पाकिस्तान के साउथ और सिंध में और साउथ पंजाब में और जो प्लेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान है। जी, तो डॉक्टर साहब ये पैटर्न आपको वेदर का एबनॉर्मल कुछ लग रहा है दिस टाइम ऑफ द ईयर या ये नॉर्मल है? जी, आप सही कह रही हैं, ये एबनॉर्मल है। आमतौर पर मई के महीने में हम इतनी ज़्यादा कूलिंग या इतनी ज़्यादा बारिशें और मतलब नॉर्थ में तो हम बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही, लेकिन साउथ में डेफिनेटली है। तो ये जो पैटर्न है ना कि नॉर्थ में इतनी कूलिंग मतलब इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन साउथ में कुछ गर्मी फील हो रही है, तो दिस कैन आल्सो बी कनेक्टेड और एट्रीब्यूटेड टू द एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशंस, बिकॉज अभी जो है वो प्रिवेल कर रहा है वार्मिंग इन द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, और ये जो है मजीद डेवलप होगी वार्मिंग, और कमिंग जो मानसून सीजन है उसमें भी ये हम देखेंगे कि डेवलपिंग एल नीनियो होगा। और जब एल नीनियो डेवलपिंग फेज में होता है तो आम तौर पे उसमें बारिशें मानसून जो है वो वीक हो जाता है और बारिशें कम होती हैं। तो इन बारिशों के कम होने की वजह से जो है वो टेम्परेचर ज़ाहिर राइज करेगा, हब ज़्यादा होगा मानसून के सीजन में। और जब मानसून इस बात से भी रिलेटेड है कि मई और जून में अगर गर्मी शदीद पड़े तो फिर मानसून में बारिशें अच्छी होती हैं, यानी बारिशें ज़्यादा होती हैं या मानसून सर्कुलेशन जो स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अगर कूलिंग हो मई के महीने में, जैसे कि अभी नॉर्थ साइड पे चल रही है, और अगर जून में भी जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना करें तो फिर वो मानसून सर्कुलेशन उस तरह से भी वीक हो जाती है। तो इन दो फैक्टर्स को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि आने वाले मानसून में 2026 में बारिशें जो हैं वो मामूल से कम होंगी। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिकली बताइए, और स्वात और मुल्का इलाकों में जो रिपोर्ट किया जा रहा है, क्या लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है वहाँ? कुछ झीलें फटने का भी कोई रिपोर्ट किया जा रहा है? इस किस्म की सूरत हाल बनेगी वहाँ? खैबर पख्तूनख्वा, अपर खैबर पख्तूनख्वा और एडजॉइनिंग जीबी जो है उसमें हम अगर देखें आने वाले मानसून में तो वहाँ में बारिशें कुछ नज़र आ रही हैं, मतलब ज़्यादा बारिशें अबव नॉर्मल बारिशें होंगी। तो उससे डेफिनेटली जब लिक्विड प्रेसिपिटेशन होती है और टेम्परेचर हाई होते हैं तो उससे जो ग्लेशियल लेक्स हैं उनकी डैमिंग वीक हो जाती है और उससे उनके फटने का खतरा रहता है। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि मानसून बारिशें कम होंगी तो दैट डजंट मीन कि हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स को रूल आउट कर रहे हैं। उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। दे आर एम्बेडेड इन द ड्राई सीजन ऑल्सो, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेरिएबिलिटी ऑफ द सीजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आप मीन को देखें, मीन रेनफॉल को देखें तो वो उतनी ही होगी जो कई सालों से आ रही है, बट उसमें जो वेरिएबिलिटी है दैट मीन्स कि जो या तो एकदम बारिशें होती हैं या बिल्कुल ड्राई सीजन होता है। बिल्कुल। कराची का जरा वेदर का बताएं कि यहाँ भी क्या बारिशें होने की उम्मीद है, तेज हवाएं इन दिनों में? जी नहीं, कराची में इस अगले एक दो हफ्ते में तो बारिशें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि वार्म उस तरह से भी नहीं होगा जैसे कि इंटीरियर सिंध होगा। वहाँ पे चूँकि सी ब्रीज चलती रहती है तो वो प्रिवेल करेगी और उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, 35-36 तक जा सकते हैं। और आज बूंदाबांदी का इम्कान है कराची में? जी, बूंदाबांदी का नहीं, आज तो ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। और लाहौर में अगले एक हफ्ते क्या सूरत हाल? लाहौर में ये जो सिस्टम चल रहा है ना अभी आज और कल जो सिस्टम चल रहा है, इसके दौरान लाहौर में बारिश हो सकती है। ठीक है, क्या बात है, तो इसका मतलब हम कपड़े धो के सुखा लें। हाँ, कराची के लिए नहीं है। मैं तो गाड़ी में पेट्रोल भी भरवा लिया था कि भाई जहाँ बारिश हो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। पता नहीं, यहाँ तो इतनी दूर दूर बारिश होती है कि पीछे भागना पड़ता है। इस्लामाबाद जा सकते हैं डॉक्टर साहब? इस्लामाबाद का मौसम क्या बता रहा है?
जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामाबाद में भी बारिश हो सकती है आफ्टरनून में, आज और कल। और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक लाइट वेस्टर्ली वेव प्रिवेल कर रही है जो आज और कल तक प्रिवेल करेगी, और इसके दौरान आइसोलेटेड प्लेसेस पे बारिशें हो सकती हैं और ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, और कुछ जगहों पे यालाबारी भी डेवलप हो सकती है। और बचपन से जब हम वेदर सुनते थे ना, तो जब सिब्बी का था ना और उसका टेम्परेचर हम Extreme देखते थे, temperature। हम कहते थे कि भाई ये सिब्बी में इतना टेम्परेचर क्यों है, तो वहाँ क्या टेम्परेचर होगा जैकबाबाद, सिब्बी वगैरह में? वहाँ इस साल वहाँ तो अबाउट 40 जाएगा, अबाउट 40-45 तक जाएगा टेम्परेचर। इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब में गर्मी बहुत ज़्यादा तो होगी। सर आप इसमें थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए लोगों को कि जी नॉर्दर्न एरियाज में अभी ट्रैवल ना करें, छुट्टियाँ हॉलीडेज, अब समर वेकेशन फ्राइडे से शुरू हो रही हैं, आज से एक्चुअली शुरू हो रही हैं, तो बुकिंग्स हो गई होंगी वहाँ रिजॉर्ट्स वगैरह में, तो किन इलाकों में ना जाएं नॉर्दर्न ये एरिया? अगले हफ्ते में तो मौसम ठीक ही रहेगा, ज़्यादा वहाँ पे ख़तरे की बात नहीं है। और जो हम आगे जब चलेंगे उसको हम वॉच कर रहे हैं अभी वेदर को, तो वेदर जैसे डेवलप होगा तो हम अपने अलर्ट्स इशू कर देते हैं, और उन अलर्ट्स को सीरियस लेना चाहिए। और बिकॉज इट इज़ सेड दैट मीटरोलॉजिस्ट्स आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग, तो ये एक कहावत बनी हुई है। सही है, ये तो ठीक है। हमेशा Not इसको always सीरियस right and not always wrong. उसके मुताबिक प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया बहुत मोहम्मद अफजाल शुक्रिया। साहब, आपने लेकिन वक्त फिर दिया भी और पता बताया। मैं ये बताऊं ट्रैवल के जी, उसके बताइए। ख्याल कीजिए, गाड़ी फंस सकती है, अपनी छोटी गाड़ी का ना इम्तिहान ना लें। बड़ी गाड़ी का भी नहीं, बड़ी फंस रही बड़ी है। गाड़ियों में जाएं, फिर भी बेहतर है सेफ्टी। इलेक्ट्रिक कुछ गाड़ियां फंस रही हैं। कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भी मसाइल हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप किस सवारी में जा रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्दर्न एरियाज आप जाएं बेहतर। अब तो इतने पैकेजेस और कंपनीज आ गई हैं, आपको वो रेंट पे अच्छी गाड़ी दे देते हैं उनको, और वहाँ के ड्राइवर्स को पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में गाड़ी को क्या कैसे करना है? मनोवर करना है। Exactly. हमें वो छोटी गाड़ी भी लेके जाना पता भी कोई नहीं, तो फिर हादसे होते हैं। खुद से नहीं ड्राइव करना है, इतने आप प्लान बना रहे हैं, थोड़ा सा खर्चा और करें, आपकी फैमिली की सेफ्टी की बात है, ख्याल करें थोड़ा सा। छोटी गाड़ी एक पॉइंट तक ले जाएं जहां तक जा सकती है, और उसके बाद फिर उनकी जीप्स वगैरह जो होती है, बहुत टूर ऑपरेटर्स हैं बड़े मुनासिब दामों में। जब देखें जब छुट्टी है तो फिर खर्चा तो होगा, तो खर्चा हो रहा है तो थोड़ा गाड़ी पे सबसे पहले आप खर्चा करें। बचत नहीं करनी कि मैं देखो क्या गाड़ी चलाऊंगा, छोटी गाड़ी को लेकर मैं कौन से पहाड़ पे जाऊंगा, ये पहाड़ क्यों आपने चढ़ना है, क्यों सर करना है, आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा, कुछ भी नहीं। एडवेंचर करें लेकिन अपनी जान पे खेल के ना करें। तो एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्या बात करेंगे हम, बताएं नादिया। अरे हम बात करेंगे मेरा लियारी फिल्म की। मेरा लियारी फिल्म की बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और आयशा उमर हमारे साथ होंगी, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जी एक्टिंग भी की है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। तो कैसा रहा तजर्बा, और लियारी को बहुत करीब से देखा आयशा ने, तो उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस अब क्या बताता है, उनका मुशाहिदा क्या है लियारी के बारे में। एक ब्रेक के बाद फुटबॉल सीखी या हाँ, या नहीं, नहीं। कोच बनी में तो सही। सीखी तो होगी, खेली भी सही होगी। बात, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग, बात करेंगे आयशा उमर से आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज़ोएब, बड़े गट्स चाहिए होते हैं आजकल के ज़माने में, किसी आप थीम और स्ट्रॉन्ग मैसेज पे फिल्म या ड्रामा बनाएं। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चीज़ बिकती है और जो कमर्शियल है वो जी है रोमांस और शादी और रिश्ते, इसके ऊपर आप बात करें, या बिल्कुल कॉमेडी, तो ये तो बड़ा इजी है। लेकिन किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना, ड्रामा बनाना, गट्स चाहिए। और पाकिस्तान में इशू बेस्ड मूवी बनाना ना, यहाँ तो मूवी इसलिए बनती है कि चलें थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेगी, लेकिन ये लियारी की, ये जो मेरा लियारी मूवी है जिसकी हम अब बात कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उसकी हमारे साथ होंगी, फेमस एक्ट्रेस आयशा हमारे साथ होंगी। तो ये लियारी की एक्चुअल पिक्चर दिखाई गई है इसमें, और बताया गया है कि लियारी कैसा है। हमने भी कुछ देखा है अपनी आंख से लियारी को। लियारी में ये नहीं है कि मोबाइल फोन्स पे सब 5 लोग खड़े हैं तो 5 लोग मोबाइल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, दुख दर्द शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे का। तो ये है वो बड़ा वेलकमिंग है लियारी। और कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि इतना टैलेंट निकल रहा है लियारी से, चाहे वो म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, बहुत टैलेंटेड बच्चियां, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग उसको हो, सेलिब्रेट इसमें तो किया लियारी गया है। है। इस मूवी में लियारी को सेलिब्रेट किया गया है कि कितने प्रोग्रेसिव बच्चे इस जगह से निकल रहे और हैं और अपना लियारी नाम की बना जो रहे हैं। खवातीन हैं उनको बाइख्तियार दिखाया गया है कि उनके अंदर भी कुछ कर दिखाने का हौसला है, और जो हर्डल्स आती हैं उनको कैसे वो ओवरकम करती हैं। तो भाई अब मजीद वक्त नहीं लेते आपका, इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं आयशा उमर, ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, मेरा लियारी में काम भी किया है। आयशा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम गुड वालेकुम। मॉर्निंग आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आयशा, कैसी है? बहुत पहले खुश तो लग रही हैं आप। बहुत मेरा मुबारक लियारी हो में। भाई, आप मतलब मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होना ये बहुत अच्छी बात है।
बड़ी कमाल की ऑनर की बात है, एंड दिस इज योर फर्स्ट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की फिल्म बट नॉट द लास्ट, राइट? तो यही हम लियारी की बात कर रहे थे और आयशा भी यही कह रही थी कि देखिए ना हम यानी लियारी तो ऐसा इलाका है कराची का जो पहचान है कराची की। हम जाते हैं अपने दोस्तों के पास लियारी में, वहां जाके उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन ये भारत में पता नहीं कौन सा लियारी वो समझ रहे हैं, कौन सा लियारी देख रहे थे जिस पर वो याद है और लियारी का उन्होंने अपना एक बड़ा एक ब्रूटल और वायलेंट जो है उसका एक पिक्चर पेश की है जो दुनिया ने देखी है, बट आपको पता है उनकी फिल्में जो हैं वो तो बेस्ड ऑन फिक्शन एंड लाइज ही है एंड प्रोपेगेंडा। तो यहाँ हमने लियारी की जो है उसकी कहानी दिखाई है विच इज़ द ट्रूथ कि वहाँ क्या टैलेंट है और वहाँ बच्चियाँ, खास तौर पे बच्चियों की बात करें अगर माशाल्लाह, तो कितनी कमाल, कितनी टैलेंटेड है, हिम्मत वाली वो मतलब बच्ची। और देखें एक और बात मैं आपको बताऊं कि रिसोर्सेज जहाँ ना हो, ये हमें पता है कि लियारी में वो रिसोर्सेज नहीं हैं और गरीब लोग हैं, इतना ज़्यादा वो अपने जो मसाइल हैं उनमें घिरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें उनका अज़्म और उनका हौसला कि जिस तरीके का टैलेंट फुटबॉल का, और मेरा लियारी में भी ये दिखाया गया, आप यकीनन जब मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा कि ब्राज़ीलियन स्टाइल की फुटबॉल वो खेलते हैं। हाँ। यानी इतनी एग्रेसिव फुटबॉल जहाँ शूज़ भी कभी नहीं होते लड़कों के पास, लेकिन उनके अंदर डेडिकेशन, उनके अंदर पैशन इतना है। फिर बॉक्सिंग में जो नाम निकले लियारी से बहुत, और वो जीती हैं बच्चे और इतनी कॉन्फिडेंट है ना। आप जरा उनसे बात करें, जो कैफी खलील सिंगर है, इसमें उन्होंने अपने गाने में कन्हैयारी में लियारी का जिक्र किया। कितने रैपर्स लियारी से हैं। वहाँ से आर्टिस्ट जो वहाँ से आते हैं, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर रूट्स कि वी आर फ्रॉम लियारी, लियारी एंड प्राउड। ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। कितने आप देखें रैपर्स भी लियारी से निकले, कितने म्यूजिशियंस लियारी से निकले, कितने एक्टर्स लियारी से निकले। और आप कराची में देखिए जो ये जितने बच्चे हैं ना, जिनको आप बर्गर बच्चे कह लें कोई भी, दे आर सो इम्प्रेस्ड विद लियारी के टैलेंट। आप जरा यहाँ के बच्चों से बात करें, वो कूल समझते हैं लियारी के क्राउड को। यार मामा वहाँ जो ये ना ये बच्ची ये वहाँ से इतना अच्छा खेल रही है, ये वो शीज फ्रॉम लियारी, और डरते भी हैं। अच्छा मैं बताऊँ, थोड़ा सा घबराते इसलिए कि मामा वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं भाई। और उनके लिए ये एक बार है और स्टैंडर्ड की बार है कि मामा ये जो है कोई फलां इतना अच्छा खेलता है जैसे लियारी की लड़कियां। लेकिन देखिए उनके जीन्स में है ना, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा वो होता है, और वो आप एच डी ले सकते हैं। और कुछ बच्चे डरते हैं कि वहाँ के हमने बच्चों के साथ नहीं खेलना, वो बहुत कमाल खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो। फिर दोबारा से जरा आयशा बताइएगा अबाउट द मूवी। भाई तो मैंने अप्लाई किया फॉर दी ग्रांट जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से सिंध गवर्नमेंट दी थी, तो मैंने पिच किया ये प्रोजेक्ट। अबू अली हाँ मेरे पास स्टोरी लाए थे एंड आई रियली लव्ड इट बिकॉज मुझे बहुत लगाव है ऐसे सब्जेक्ट से और ऐसी कहानियों से जो ऐसी लोकेशंस में हैं जहाँ रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं होती, जहाँ हाईलाइट नहीं हो रही होती स्टोरीज। मेरी पिछली फिल्म भी इफ यू गाइस रिमेंबर वो टकसाली गेट, जो लाहौर में थी, टकसाली गेट एरिया। और उससे पहले भी जो मैंने फिल्म की थी अबू अलिया के साथ, वो जावेद इकबाल के बारे में थी, और वो भी पंजाब के एक थाने की पूरी स्टोरी थी जहाँ पे जावेद इकबाल इन्वेस्टिगेट हुआ था जो सीरियल किलर था। तो यू नो आई ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टू स्टोरीज जो चैलेंजिंग हो, जिनमें कोई मैसेज हो। और ये जब आई मेरे पास स्क्रिप्ट, आई रियली लाइक इट, क्योंकि एक तो इसमें हम बच्चियों को स्पोर्ट्स के फील्ड में दिखा रहे हैं। It's about women empowerment, it's about females in sports, it's about a neighborhood जिसकी बहुत मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है पहले भी। उस वक्त धुरंधर का कोई नामो निशान नहीं था उस फिल्म का। एनीवेज हमने इस फिल्म पे काम किया पिछले मई और जून और जुलाई, 3 महीने we were preparing for it, उसकी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सारी कुछ हो रही थी, और बहुत गर्मी में हमने ये फिल्म शूट की, बहुत मेहनत की सबने, क्योंकि बहुत छोटा बजट था। नादिया स्मॉल लिटिल आर्ट फिल्म, और ये हमने इस पर्सपेक्टिव से बनाई थी कि हम इसको दुनिया के मेजर फिल्म फेस्टिवल्स में भी भेजेंगे। तो उनका एक फॉर्मेट होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, यू नो, और वो कमर्शियल फॉर्मेट नहीं होता। और वो कमर्शियल जो फिल्म है उसका फॉर्मूला नहीं होता, उससे डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही, पैरेलल सिनेमा बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो भी ये फिल्म देख रहा है वो इसी नजरिए से देखिए that this is an art film, it's parallel cinema, it's for, हम चाहते हैं कि दुनिया देखे कि हमारा लियारी फिल्म में क्या है। तो ये क्योंकि हमें तो पता है, देखिए अपने मुल्क में तो आपको पता होती हैं अपनी चीजें, लेकिन जहाँ दुनिया में मिसरिप्रेजेंट हो रही हैं, तो वी वांटेड टू चेंज द पिक्चर। भाई उस धुरंधर आ गई थे दिसंबर में, एंड उसमें जब हमने फॉल्स नैरेटिव देखा, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस, क्योंकि हम तो वहाँ शूट करके आए थे।
और ये फिल्म को कंपेयर करना धुरंधर से डिससर्विस, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोपेगेंडा फेक नैरेटिव फिल्म है और हमारी एक खूबसूरत सी कहानी है लड़कियों के बारे में। लेकिन रिस्पॉन्स जो इसको कहा गया है, आई नो कि आप ये सवाल भी जरूर मुझसे पूछेंगे तो मैं पहले बता दूं वो इसलिए कि ये ऑथेंटिक और रियल पिक्चर है एक नेबरहुड की, और हमने दिखाया है कि हाँ देखिए ये मोहल्ला है, ये नेबरहुड है, यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ इस तरीके से चीजें बदल रही हैं, सोच बदल रही है। जो नई जनरेशन है वो किस तरह अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं कि लेट्स फॉलो आवर ड्रीम्स। सो दिस इज दैट स्टोरी। और कास्टिंग मुझे बताया आयशा, फिर आप स्टोरी भी आ गई, आप कन्विंस भी हो गई, फिर अगला मरहला ये कि किसको लेना है लीड में और कौन क्या करेगा, तो ये बताइए प्रोसेस कैसा? मतलब वाई दाना नीर, क्या क्या सोच के दाना नीर को भी कास्ट किया? Because I think she is a brilliant actor. No doubt. और मैंने दाना नीर की एक सीरियल देखी थी 1-2 महीने पहले। उससे ऑफ कोर्स दाना नीर को वैसे तो मैं जानती थी, जब when she became hugely popular for her वो बॉडी और ये जो उनकी एक क्या कहेंगे एक स्टेटमेंट थी या एक मीम थी। हाँ वो जो पोस्ट थी बिल्कुल पारी वाली, हाँ पारी हो रही है। हाँ तो उसके बाद में मिली भी दाना नीर से, वो कराची आई थी, वो अपनी कोई टी शर्ट्स का ब्रांड निकालनी थी। सो आई मेट हर, आई फाउंड हर रियली लाइक हर एनर्जी रियली नाइस। तो जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो ऑफ कोर्स मैं और अबू अलिया बैठ के सोच रहे थे कि जो यंग कैटेगरी में दाना नीर की जनरेशन की लड़कियां जो हैं उसमें कौन कौन है। 2-3 नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस दाना नीर थी। शी वॉज वेरी बिजी जब हमने उनको अप्रोच किया, वी कुडंट गेट थ्रू टू हर, लेकिन 2-3 हफ्तों बाद हमारी बात हुई दाना नीर से और फिर उन्होंने अपनी डेट्स दी। उसके बाद साइमल्टेनियसली नैयर एजाज तो परमानेंट मेरी फिल्म में एक आई वुड से पार्टिसिपेंट और ये बहुत सूट कर रहे हैं। आयशा बहुत ही प्यारी लग रही है इस रोल में, जो बात है लगता है मैंने लिखा ही इसके लिए गया है। सो नेचुरल दाना नीर के लिए ना बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। उसने इतना अच्छा काम किया है। वो समोसे वाला सीन कितना अच्छा है, समोसे वाला जिसमें चटनी डाल रही है, कह रही है शादी कर लूंगी तुमसे चटनी ज्यादा कितने मजे का, बहुत मजे का मुझे वो सीन लगा। तो आयशा एक्सेंट चैलेंज था ये दाना नीर के लिए, क्योंकि देखें लियारी का एक खास लहजा है, खास तरीका है बात करने का, तो ये जरा चैलेंज होगा। उस पर काम किया? बिल्कुल काम किया। यहाँ क्योंकि लियारी के अपने लोगों के साथ काम कर रहे थे, शूट कर रहे थे, वहीं की लड़कियां जो है आपको फुटबॉल टीम में सारी फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम दाना नीर और ट्रिनेट वो लियारी की अपनी लड़कियां हैं और वहाँ फुटबॉल खेलती हैं उनकी टीम में। जो कोच थे तो उनके साथ इतना टाइम जब ये गुजार रही थी दोनों, तो ऑब्वियसली वो उनकी भी हेल्प कर रही थी, उनसे उनके मैनरिज्म्स, उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, देखने का तरीका, सारा कुछ वो ऑब्जर्व कर रही थी। तो उनकी वर्कशॉप्स हो रही थी। और आयशा मैं कहती हूँ वहाँ के लोग कितने खुश हुए होंगे लियारी के, देखिए हमारे यहाँ फिल्म बन रही है और हमारी कहानी है, वो कितने खुश हुए होंगे। इतने खुश थे नादिया। रोज हमारे पास कोई 300-400 लोगों का क्राउड था, जिसमें मोस्टली खवातीन और बच्चियां होती थी, कुछ चंद आपको लड़के भी नजर आ जाते थे वेरी रिस्पेक्टफुली। और वो बच्चे, बच्चियां, औरतें रोज हमारे साथ ग्राउंड में मौजूद होते थे, उनसे हम इंटरैक्ट भी कर रहे होते थे, व्हिच वाज वेरी टफ यू नो कि जब आप शूट कर रहे हैं और फैंस आपके इर्द खड़े हैं और वो आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली और वो इतने एक्साइटेड हैं, तो उनको रोकना, उनको पीछे रखना मुश्किल है। और आयशा वो फिर हमें एक और नजर आ रहा है इसमें कैरेक्टर, वो कोच हैं और देयर कम्स अ कोच। आपसे शक्ल मिलती है बहुत भाई, आयशा से शक्ल मिलती है। वो फिर क्या है, कोच का कैरेक्टर क्या है उसमें? और उसके लिए तो आयशा तुमने खुद फुटबॉल सीखी होगी। नहीं एक्चुअली नहीं, बिकॉज वो जो कोच है वो शी इज एन एक्स फुटबॉल प्लेयर ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी टांग में एक इंजरी हो जाती है। अच्छा वो एक अब मैं नहीं बता रही स्टोरी, अब रिलीज हो गई है, ये फायदा अब तो रिलीज हो गई है। नहीं फिर भी अभी भी देखनी है, बहुत लोगों ने देखा। अच्छा चैलेंजेस क्या पेश आए एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर? एक्टर का तो एक अलग होते हैं चैलेंजेस, लेकिन फिल्म बनाते हैं क्या चैलेंजेस? बहुत एक तो बजट, क्योंकि हमारा वो जो वेरी वेरी टाइनी बजट नादिया, लाइक हमारी फिल्म पूरी 3 करोड़ में बनी है। अब 3 करोड़ में आपकी एक, इससे ज्यादा तो ड्रामा बनता है।
Exactly, वो भी one episode. So बहुत this बड़ा was the biggest challenge to shoot this film in this little budget. So इसमें किसी किस्म की like I knew that I am not making money out of it, but this was my gift to, I guess, my community कि मुझे ये करना है और मुझे ये चैलेंज पूरा करना है। फिर इसमें हमारे सारे जो एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स, वो कराची से बाहर के थे, तो उनको लाना, होटल स्टे, टिकट्स, उनकी टाइमिंग्स मैनेज करना, उसके अलावा मौसम, क्योंकि हमने जुलाई की गर्मी में अपना मेजर चंक शूट किया था ह्यूमिडिटी में, तो वो बहुत चैलेंजिंग, 42 डिग्रीज, बिल्कुल इतना चैलेंजिंग था लड़कियों के साथ सुबह से शाम काम करना इन द हीट, आसान नहीं है। अच्छा आयशा, ये बताओ कितना नाजिया, हम लियारी में एक्चुअली शूट कर रहे थे, तो रोज कम्यूट करना। अच्छा, मैं फेज 8 में रहती हूँ, डिफरेंट जगहों पे लोग रहते थे जिनके होटल्स थे, उनको हमने करीब कराया था, तो मुझे रोज शाम में 3 घंटे लगते थे घर आने, और एक दफा तो 6 आवर्स, तो वो कम्यूटिंग टाइम वाज आल्सो अ चैलेंज। क्योंकि आयशा, मुझे बताएं कि ब्रिटेन में कैसा रिस्पांस रहा है इसका, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में? ब्रिलियंट। हमें ये कि जब स्क्रीनिंग खत्म हुई थी फेस्टिवल की और सब बाहर निकले, हम सब इतने इमोशनल थे और लोग रो रहे थे, एवरी सिंगल पर्सन वाज क्राइंग, और हमने किसी को शूट नहीं किया। हम इतने इन्वॉल्व थे लोगों से इंटरैक्ट करने में, हम किसी के साउंड बाइट्स नहीं ले सके, हम उनको शूट नहीं कर सके कि उनके कमेंट्स भी आप तक पहुंचाते। People were just enamored, they were blown away. उनको क्योंकि पता है इमोशनल कनेक्ट था फिल्म। एक तो ठीक है आप जगह को देख रहे हैं, आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है, पर जब आप इमोशनल कॉर्ड टच करते हैं लोगों के अंदर, बिकॉज द स्टोरी इज सो ब्यूटीफुल, तो पीपल वर रियली मूव्ड बाय इट। और आयशा, ये चीजें ना सोशल मीडिया पे नहीं आती है, जो इमोशनल एंगेजमेंट्स हैं, सिर्फ नेगेटिव चीजें आती हैं। आपको वो सपोर्ट मिली इंडस्ट्री से? मुझे बताओ, अपने कोलीग्स, अपने इंडस्ट्री से कितनी सपोर्ट थी? फिर ये क्रिटिक्स एंड सोशल मीडिया जिस पे जो आप फिल्म के रिव्यूज लोग दे रहे होते हैं, कितने हार्श थे या कितने सपोर्टिव थे, ये बताओ। बहुत सपोर्टिव भी है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई वेयर इज द प्रोडक्शन, वेयर इज द ग्लैमर, द लार्जनेस। तो वो मैं बार बार यही बताना चाहूंगी कि देखें, दिस इज अ अवेयरनेस फिल्म, दिस इज एन आर्ट फिल्म, उसमें हमारे पास नहीं उस तरह का बजट था, और ना मैं चाहती थी, क्योंकि देखें ये चैलेंज था मेरे लिए कि मैं इसको एक टाइट बजट में बनाऊं, जिससे एन एक्सपेरिमेंट टू सी कि क्या रिस्पांस आता है और दुनिया में जाके ये फिल्म कैसा रिस्पांस देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 फिल्म फेस्टिवल्स में तो एक्सेप्ट हो चुके हैं, एंड अभी हम रिवील नहीं कर सकते अभी, और हमें यूके फिल्म फेस्टिवल के बाद फिर से उनका फोन आया कि हमारा एक और स्क्रीनिंग और फेस्टिवल हो रहा है इन जून, आप प्लीज वी वुड लव टू स्क्रीन योर फिल्म देयर आल्सो। फिर मुझे एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल से फोन आया इन टोरंटो, जो फिल्म स्क्रीन करना चाहते हैं, सो लोग खुद अप्रोच कर रहे हैं, रिकॉग्निशन बिल्कुल मिल रही है। आयशा, मुझे बता, आपने कहा लियारी की खवातीन की कहानी आपने बताई है, और उसमें ये भी है कि लियारी के जो उसके वालिद हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि भाई नहीं खेलना, तो क्या मर्दों का भी परसेप्शन चेंज होता हुआ दिखाया आपने इस कहानी में या नहीं? वो रेजिस्टेंस? बिल्कुल। अब वो 90 मिनट्स में हम जितना कुछ दिखा सकते थे वो यही है कि मर्दों का परसेप्शन इसलिए कि एक तो आप देखेंगे कि जो बॉयज फुटबॉल खेल रहे हैं वो एक्चुअली इनवाइट कर रहे हैं लड़की को खेलने के लिए उनके साथ, तो एक ये भी है कि वहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस बहुत कम आपको नजर आएंगे, वहाँ आपको लड़के लड़कियां आपस में इंटरेक्ट करते हुए ज्यादा नजर आएंगे, एंड दे आर ओपन टू इट। और एक्चुअली भी जाके जब हमने वहाँ शूट किया, जब हमने लोगों से इंटरेक्ट किया, तो वहाँ जो लड़कियां हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो सोच में प्रोग्रेसिवनेस है, वो मुझे तो हमारे कुछ एलीट सर्कल्स में भी नजर आ रही है। आई एम लिटरली सेइंग दैट वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग कम्युनिटी है, रियली। देयर इज सो मच टैलेंट, देयर इज सो मच फन और मजा और जज्बा, so many stories, इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। आयशा, तुम्हारी मुझे आवाज भी इसमें सुनाई दी। मेरा ड्रामा था, आयशा ने उसमें बड़ा प्यारा ओएसटी गाया था, आई रिमेंबर दैट, ब्यूटीफुल। कोई तो हो
हाँ कोई तो हो। और उसके बाद अभी इसमें तुम्हारी आवाज़ मैंने सुनी, एक तो फौरन पहचान ली, मुझे जोहेब ने नहीं पहचानी। मैंने कहा आयशा की आवाज़ है, इतनी प्यारी है, इसने गाया इतना प्यारा कैसा लगा गाना? हाँ वो मैंने गाया है। वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ये तो गुनगुना देना थोड़ा सा, आयशा गुनगुना दे थोड़ा सा अभी, क्या 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 ख्याल है? बहुत अच्छा गाना है यार आप लगाए ना, बहुत प्यारा है। नहीं हम तो लगाते हैं, आप गुनगुना देना थोड़ा सा। बहुत बहुत प्यारा गाना है। दिखा दे रहा मुझे, तू दिखा दे रहा मुझे, तेरी जात सबसे अजीम है। यार अभी सुबह सुबह मैं नहीं गाती। वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छे, क्या बात है। But it's a beautiful track। या हाँ, इट इज, बड़े मजे का। और बड़ा फिट बैठ रहा है स्टोरी के साथ मूवी में। तो आयशा मुझे ये बताएं, लियारी के कौन कौन से खाने फिर आपने खाए शूटिंग के? तो 22 दिन आपने शूट किया वहां पे। यार मैं एक्चुअली बहुत कम बाहर के खाने खाती हूँ, बिकॉज मेरा जो स्टमक है गट इश्यूज किससे मेरे पूछ लिया काफी सर? ज्यादा है, तो मैंने नहीं खाए। मैं अपने घर से सारे खाने लेके जाती थी रोज शाम तक के। मुझे पता था। तो नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सीड ऑयल्स और बाजार के तेल और बाजार की मिर्चों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। और वहां पे जो लोग थे वो आज जब आ रहे थे फिल्म को देखने और शूटिंग को देखने, तो वो फुटबॉल ग्राउंड था, तो वहां पे घरों से हम दूर थे। यूजुअली होता है हम जहाँ शूट कर रहे होते हैं लोग अपने घरों से खाना लेके आ रहे होते हैं, तो वो इस दफा नहीं हुआ, फिर वरना जरूर खाते। और मिक्स दूध पत्ती चाय तो पी होगी। बिल्कुल पी और बहुत मजे की थी, क्या बात। पूरा दिन पीते थे। और आयशा बताएं कैसा रिस्पांस आया, लोगों का क्या फीडबैक था वो बताएं। मूवी अब जबकि रिलीज होगी, सिनेमाज में लगी और बिल्कुल डिफरेंट भी है, एक नॉर्मल कमर्शियल फिल्म ऑर्डिनरी जिस तरह बाकी होती है वैसे नहीं है, तो क्या क्या रिस्पांस था लोगों का जिन्होंने सिनेमा में मूवी देखी? देखिए हमें तो बहुत ही उम्दा रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली जब प्रीमियर भी था और लोगों ने फिल्म देखी, फ्रेंड्स ने, जर्नलिस्ट ने फिल्म देखी, जब निकले सब इमोशनल थे, पूरा हॉल इमोशनल था एक्चुअली, सबकी आंखों में आंसू थे। सो इट वाज ओवरवेलमिंग द रिस्पांस। अब ऑफ कोर्स जितना आप कह रहे हैं कि क्रिटिक्स है, सबका अपना नजरिया होता है फिल्म देखने का, एंड वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो लोग उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, दैट इट्स अ स्मॉल आर्ट फिल्म एंड इसमें हमने एक खूबसूरत सी कहानी बताई है कुछ लड़कियों की, तो उसी नजरिए से देखें तो शायद ना इसको अगर कंपेयर किया जाए किसी और चीज से, तो आई थिंक इट वुड बी अ बेटर सर्विस टू द फिल्म। लेकिन रिस्पॉन्स इज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और दाना नीर के साथ काम करना कितना अच्छा लगा? और अपने फ्रेंड्स, हाँ मैं इनका दाना नीर के साथ काम करना कैसा लगा, समिया मुमताज के साथ, नैयर एजाज के साथ? बहुत ही मजा आया। देखिए समिया मुमताज तो मेरी कजन है, मेरी हसरत थी कि मैं उनके साथ काम करूं जब मैं कोई भी प्रोजेक्ट करूं एज प्रोड्यूसर। सो शी इज पार्ट ऑफ माय फैमिली। तो मैंने जब उनको पूछा, मैंने कहा समिया आई वुड लव फॉर यू टू बी इन इट, और उन्होंने कहा ओके। तो और वो बहुत एक्सक्लूसिव और सिलेक्टिव होती हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो कोई प्रेशर नहीं था कि जस्ट बिकॉज वी आर फैमिली यू नो आपको करना है। मैंने कहा अगर आपको अच्छी लगी ये कहानी और ये कैरेक्टर तो फिर आप मुझे बताइए। इंडिया तो से अगर अप्रिसिएशन मिले ना आयशा, तो वो जरूर आप पब्लिक कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पे कि ये देखिए ये रिस्पांस आ रहा है इंडिया का हमारी लियारी पे। एब्सोल्युटली बिल्कुल। ये हमें रिग्रेट है कि हमने वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया कि हम दिखाते, बट वी आर गेटिंग मोर वीडियोज एंड साउंड बाइट्स फ्रॉम पीपल अब, और वो हम जरूर शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन देखिए वो हमारा आई वुड से मेन प्रायोरिटी नहीं थी कि हम दिखाएं भाई ये देखो ये क्या रहे हैं। और ये जब फेस्टिवल्स में जाएगी ये फिल्म तो वहाँ शोर मचेगा ना जिनके लिए बनाई है। और कौन से फेस्टिवल्स में हम इनको देखेंगे आयशा इस फिल्म को? देखिए जब तक वो हमें अलाउ नहीं करते तो हम नाम रिवील नहीं कर सकते, बट आहिस्ता इन द कमिंग 2-3 मंथ्स आप देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ जा रही है। अभी तो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में, टोरंटो इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जा रही है। सो आहिस्ता वी विल बी रिवीलिंग कि कहाँ कहाँ फिल्म इंशाल्लाह जाएगी। और मुझे लगता है सारे चैनल्स पे दिखानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग देखें, जो सिनेमाज नहीं भी जाते, हर घर में लोग जो हैं ये मूवी देखें। हाँ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्लान कि ये मैसेज जो है वो सब तक पहुंचे। बिल्कुल अगला प्रोजेक्ट क्या है आयशा, फिर मुझे बताएं, कोई प्लान किया?
आपने पूछा था दानानी के साथ कैसा था हाँ। एक्सपीरियंस, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल, क्योंकि शी इज वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी वेरी फोकस्ड ऑन हर क्राफ्ट, और बहुत फोकस और गौर से वो चीजें समझ के करती है। तो बहुत अच्छा लगा कि यंग जनरेशन में जो हमारे एक्टर्स हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं आगे, और उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, वो कितनी स्ट्रॉन्ग अपनी बाउंड्रीज रखते हैं कुछ चीजों में जो हमने नहीं प्रैक्टिस किया जब शायद हम उनकी एज के थे। एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बाउंड्रीज हम अभी तक क्रिएट नहीं करते नादिया, एंड वो ये यंग जनरेशन हमें सिखा रही है। सो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, यू नो, रियली। दानानी ने भी तारीफ की, उन्होंने कहा फीमेल प्रोड्यूसर्स होनी चाहिए। और आयशा, अब हम सब आपके साथ काम करना चाहते हैं, याद रखिएगा, दुआओं में और फिल्मों में। नादिया, आई वुड लव दैट। हमें तो आपके साथ काम करने को इट वुड बी अ प्रिविलेज टू वर्क विद। जर्नलिस्ट की कहानी बनाएं, कुछ हमारा भी निकालें उसमें किरदार जो हम करना, ये तो कब से सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है, बन नहीं रही, लेकिन मैं बताऊं ऐसे ही कैरेक्टर्स हम करना चाहते हैं जिस तरह की फिल्में तुम बना रही हो। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। एग्जैक्टली। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हिम्मत दे और यू नो डिटर्मिनेशन देता रहे। बट मैं नेक्स्ट टाइम जब फिल्म प्रोड्यूस करूंगी ना, मैं उसमें एक्ट नहीं करूंगी नादिया, मैंने ये सोच लिया। ये हाँ, you know, मुश्किल है। because I want to focus on one thing। नहीं, तुम अपना प्रोडक्शन का काम संभालो, एक्टिंग का मुझे दे देना, मैं हूं ना, वो मैं संभाल लूंगी, सही। तुम अपना काम करो, है ना? सही है, ठीक है। और मैं कुछ लाइनअप वगैरह कर लिया करूंगा। जुएब को भी कहीं एडजस्ट करेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन ना, तुम सुकून से अपना काम करो। चले आयशा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और हम तो चाह रहे थे कि स्टूडियो आती हैं आप तो अच्छी बात रहती। नहीं, ये बात सही है। मुझे भी 2-3 फिल्मों का किसी ने कहा, इतनी भयानक कहानियां थी, अल्लाह माफी, मैं तो हैरान हूँ कि वो बना क्यों रहे ऐसी फिल्म। मैं तो ऐसी थी कि क्या, क्यों बना क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे पास है भी फाइनेंसर, कोई इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है बेचारा, तो तुम इस पे फिल्म बनाओगे? हैरान परेशान। और ये वो फिल्म है जिसमें ऑनेस्टली एज एन एक्टर मैं काम करना चाहती हूँ। हम में से बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं ऐसी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, ऑनेस्टली। तो बहुत बहुत बेहतरीन मूवी बनाई है मेरा लियारी। एक बार फिर हम पूरी टीम को मुबारकबाद देंगे। अब हमें लेना है ब्रेक या फिर हमने क्लोजिंग करनी है? हमने जी बिल्कुल टाटा बाय बाय करना है। टाटा बाय बाय करना है, बिल्कुल सही है। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, वीकेंड पे आप मेरा लियारी जरूर जाकर देखें सिनेमा में, और मंडे मुलाकात होती है मेरी और नादिया की। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।